नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पुनः आपके सामने एक ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी कंटेंट के साथ और आपके लिए लेके आए हैं बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए स्पेशल अपने टॉपर नोट्स, जो कि बोर्ड फ्रेंडली होंगे, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होंगे, सरल और सहज भाषा में होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कीवर्ड और रिवीजन फैक्ट के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे आपके, और फिर आप फ्री में पीडीएफ और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आपको सामाजिक विज्ञान में 4 किताबें मिली हैं: इतिहास की, भूगोल की, राजनीति विज्ञान की और अर्थशास्त्र की। इतिहास के टॉपिक आपको करवा दिए हैं, भूगोल के भी करवा दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल पे विजिट करें और आराम से पढ़ें, साथ साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो पीडीएफ को पढ़ने में आसानी होगी। अर्थशास्त्र को आज हम करने वाले, जो कि आपकी बुक है आर्थिक समझ, उस बुक के जो टॉपिक होंगे वो होंगे हमारे सामने। पहला टॉपिक होगा विकास, दूसरा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा होगा मुद्रा और शाख, चौथा होगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और लास्ट का होगा उपभोक्ता अधिकार। ये टॉपिक हैं। इससे पहले के 17 टॉपिक करवाए जा चुके हैं। पूरी पीडीएफ में टोटल 22 टॉपिक हैं। चारों बुक को एक ही जगह समराइज किया गया है ताकि आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े और पूरी सामाजिक विज्ञान की तैयारी है वो एक ही जगह से हो सके। इसके लिए पूरा प्रयास किया गया। प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं। टॉप जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको शामिल किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसको हम बोलते हैं बहुविकल्पीय, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बोर्ड फ्रेंडली नोट्स हैं। अब हम चलते हैं अपनी आर्थिक समझ की जो बुक है उसकी तरफ, जिसका पहला चैप्टर होगा विकास। मिशन की तर्ज पे टॉपिक पहला होगा आर्थिक समझ का। पहली बुक है अपनी आर्थिक समझ, उसका बुक का टॉपिक है विकास। पहला टॉपिक हम करने वाले हैं विकास का मतलब होता है, प्यारे विद्यार्थियों, डेवलपमेंट। और इसको बड़े ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, आपके लिए समरी तैयार किया। सबसे पहले कि इस टॉपिक का सार क्या है, क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो विकास का अर्थ होता है लोगों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना, विकास कहलाता है। डेवलपमेंट मीन्स इम्पोर्टेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन की गुणवत्ता, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति और क्षेत्र की विकास की परिभाषा और आवश्यकता है वो अलग होती है। यानी डिफरेंट पीपल एंड रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र, हैव डिफरेंट गोल एंड डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। विकास के साथ कुछ की जो चीज़ों की कीमतें हैं वो भी चुकानी पड़ती हैं। जैसे पर्यावरण को नुकसान होता है जब विकास किया जाता है, तो विकास के नाम पर, या कहें कि जहाँ विकास होता है तो वहाँ पर्यावरण को नुकसान होता है, यानी एनवायरमेंटल डिग्रेशन। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे, साक्षरता की दर पढ़ेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं पढ़ेंगे और विकास के सूचक पढ़ेंगे इस चैप्टर में है। फिर अगर जो डेवलपमेंट से जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है उसकी पूर्ति कहाँ से करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें। ह्यूमन इंडेक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। ह्यूमन इंडेक्स यानी HDI, ह्यूमन इंडेक्स के लिए कौन से मापदंड हैं और कौन सी संस्था इसके लिए काम करती है। तो ये जो प्रयोग है वैश्विक स्तर पर देशों की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है, HDI का उपयोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के आधार पे कि आखिर विकास क्या है। तो विकास क्या है? जीवन स्तर में सुधार। प्रत्येक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं?
तो राष्ट्रीय आय में किसका भाग देते हैं? जनसंख्या का। तो क्या निकल कर आ जाती है हमारी? प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या। HDI का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI को क्या कहते हैं? H से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट और I से इंडेक्स। ये देशों में तुलनात्मक अध्ययन यानी उनका विकास मापने के काम आती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय को किस संस्था द्वारा मापा जाता है? तो ये SCO है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं। विकास का कौन सा पहलू मात्र आर्थिक नहीं होता? तो ये होता है सामाजिक और पर्यावरणीय जो विकास होता है, पहलू होता है, वो आर्थिक नहीं होता। कौन से देश को विकसित देश कहा जाता है? कौन से देश हैं? यूरोपीय कंट्रियों को, अमेरिका को, इनको विकसित देश माना जाता है। तो विकसित देश क्यों माना जाता है? विकसित देशों की परिभाषा क्या है? जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य उच्च हो, उसको कहते हैं विकसित देश। असमान विकास का अर्थ क्या है? विकास है वो समान नहीं हुआ, यानी व्यक्तियों की जो गुणवत्ता है, व्यक्ति की विकास का जो पैमाना है, उसके आधार पर सभी का विकास समान नहीं होता है, असमान होता है। तो सभी को एक समान लाभ नहीं मिलना। भारत की मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? योजना आयोग। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पे कौन हो गया है? नीति आयोग हो गया। कौन से कारक HDI में शामिल है? तो कौन से कारक है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आय है। ये 3 कारक हैं, ये मेन है किसी भी देश का विकास मापने के लिए। किसी भी क्षेत्र का विकास मापने के लिए उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उसकी आय क्या है। ये 3 मापदंड होते हैं। प्रति व्यक्ति आय को डॉलर में क्यों मापा जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तुलनात्मक अध्ययन है, इसलिए इसको डॉलर में मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? ये किया जाता है UNDP द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विकास के लक्ष्य व्यक्ति से व्यक्ति क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं हैं वो अलग अलग होती। किस देश में सबसे अधिक HDI है? नॉर्वे का सबसे अधिक माना गया है विश्व में, नॉर्वे का। जब किसी को आर्थिक लाभ होता है लेकिन दूसरे को हानि होता है, जब आर्थिक लाभ होता है दूसरे को हानि होता है, ये क्या दर्शाता है? ये संघर्षशील विकास माना जाता है। पर्यावरणीय संतुलन के बिना विकास को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अस्थायी विकास। जीवन प्रत्याशा क्या मापती है? तो औसतन कितने वर्षों तक कोई व्यक्ति है वो जीवित रहता है, ये कहलाती है जीवन प्रत्याशा। किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने की जो औसत आय है कि वो कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, उसको कहेंगे जीवन प्रत्याशा। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, क्या वह हमेशा विकसित माना जाएगा? नहीं, क्योंकि विकसित के लिए 3 मापदंड है, सिर्फ आय नहीं है। नवाचार यानी इनोवेशन विकास में क्या योगदान देता है? तो इससे नई तकनीक से उत्पादन और सेवाएं बेहतर होती हैं। विकास के साथ किसका संरक्षण आवश्यक है? पर्यावरण का भी संरक्षण आवश्यक है। ये किससे संभव है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो विकास का अर्थ हमने देख ही लिया। प्रति व्यक्ति आय कैसे मापी जाती है ये देख ही लिया। कुल राष्ट्रीय आय में किसका भाग देते हैं? जनसंख्या का। कुल राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या। HDI को हमने देख ही लिया। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, गैर आर्थिक क्रियाएं जैसे महिलाओं का जो काम है, महिलाओं को समान अवसर मिलना या बाल श्रम का अंत, विकास के लक्ष्य व्यक्ति से व्यक्ति अलग क्यों होते हैं ये हमने देख ही लिया। सभी व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जरूरतें अलग होती हैं। एक किसान के लिए सिंचाई जरूरी है, जबकि शहर में रहने वाले के लिए रोजगार जरूरी है। इसी तरह कुछ लोग पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं, जबकि कुछ लोग हैं वो आर्थिक विकास के लिए विकास की एक परिभाषा
विकास के लिए पर्यावरण को महत्व नहीं देते, इसलिए विकास की एक समान परिभाषा नहीं हो सकती। सिर्फ आर्थिक विकास पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि आर्थिक विकास केवल आय बढ़ती है, आर्थिक विकास से केवल आय बढ़ती है, लेकिन अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ये संतुलित तो नहीं रह पाते, तो जीवन की जो गुणवत्ता है वो सुधरती नहीं है, वो बिगड़ जाती है। फिर पर्यावरण ही अशुद्ध होगा तो व्यक्ति कैसे अपने जीवन को सही ढंग से चला पाएगा? तो सामाजिक समानता, मानवाधिकार और न्याय की आवश्यकता है, इसलिए सतत और समपोषी या कहें कि समावेशी विकास जरूरी है। सतत और समावेशी या कहें कि समपोषी विकास अब कौन सा है? तो एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, यानी हम संसाधनों का सीमित यूज करें और विवेकपूर्ण तरीके से करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन है वो बचे रहे। क्या उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश हमेशा विकसित होता है? उदाहरण सहित बताना है तो ये हमेशा सिर्फ उच्च प्रति व्यक्ति आय है तो नहीं रहेगा। अभी हमने देख लिया इसको। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है, तो ये भी देख लिया कि भावी जो पीढ़ी है उसके लिए अगर सही पर्यावरण हमें छोड़ना है तो उसको संतुलित करना होगा। तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है, इसको देख लेते हैं। विकास की प्रक्रिया में जब प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होता है विकास के नाम पर, तो पर्यावरण को हानि होती है। मान लो कहीं हमें बड़ा सा बांध बनाना है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनानी, तो जितनी भी दूर पे हम सड़कें बनाएंगे वहाँ से पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ के जो भी तालाब हैं उनको नुकसान होगा। या फिर हम मान लें कि बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, तो वहाँ जितनी भी दूरी में बांध होंगे वहाँ में पर्यावरण के जितने की रक्षा करने वाले जितने भी पेड़ होंगे उनको काटना होगा, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से विस्थापित करना होगा, हटाना होगा। तो ये पर्यावरण को नुकसान हुआ। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विकास तो होता है लेकिन क्या ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे जलवायु का परिवर्तन हो जाए, वनों की कटाई हो जाए। सतत विकास सुनिश्चित करता है कि वर्तमान आवश्यकताओं को भी पूरा कर लें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन है वो सुरक्षित रह जाएं। ये सतत संपोषणीय विकास कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों पहला चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी अर्थशास्त्र एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी और आप बिल्कुल धैर्य के साथ जुटे रहें, आपको पूरी किताब एक साथ याद हो जाएगी। हर वीडियो में मैंने एक ही किताब करवाई। हिस्ट्री की एक किताब एक वीडियो में करवाई है, राजनीति विज्ञान वाली है लोकतांत्रिक राजनीति वो एक में कराई है, और जो अपने जियोग्राफी वाली है वो एक में करवाई है। तो हम इस चैप्टर के सारांश की ओर चढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे पहले चैप्टर में हमने विकास पढ़ लिया, विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लिया, HDI पढ़ लिया, तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के सारांश को कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 क्षेत्रक होते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज मैनी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र, जिसको तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी देखेंगे हम कि तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। आपकी NCERT आप अपने पास रखें, अपने नोटबुक रखें और साथ साथ लिखते जाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हुए? 3 हो गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम क्षेत्र को देखेंगे कि आखिर कौन से, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये प्रथम क्षेत्र में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर एक्टिवेट लाइक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण के कार्य आएंगे, यानी कच्चे माल से पक्के माल में बदलने वाला जो काम होगा वो दूसरे क्षेत्र में होगा। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो भी कारखाने हैं, उद्योग हैं, वो किस में आएंगे? दूसरे क्षेत्र में आएंगे। तीसरा क्षेत्र सेवा, जैसे बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, तो ये कौन से होंगे? सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन। संगठित और असंगठित क्षेत्र की तुलना करेंगे हम, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि संगठित क्षेत्र कौन सा होता है।
कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज डिस्कस। संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भी विभाजन किया गया है। तो also includes division between public and private sector। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं। तो आपको बता दें, संगठित क्षेत्र जिसमें नियम, कानून, सुविधाएं, वेतन सब क्या हो, तय हो, पहले से तय हो, लिखे हुए हों और उसके अनुसार ही काम करेंगे, तो उसको कहेंगे संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में कोई नियम कानून, कोई निश्चित वेतन, कोई निश्चित सुविधा नहीं होती, उसको कहते हैं असंगठित क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र को कहते हैं जिस पे सरकार का नियंत्रण हो, और निजी क्षेत्र को सरकारी स्कूल हो गए, जैसे मान लो सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, तो वो क्या हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र वाला हो गया। निजी क्षेत्र में जैसे शामिल करें तो निजी क्षेत्र में जैसे अंबानी की जो भी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, अंडानी की जो भी हैं, टाटा के हैं, वो क्या है, निजी क्षेत्र के हैं, तो उसको कहेंगे निजी क्षेत्र के, यानी प्राइवेट सेक्टर। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है, कृषि है। दूसरे क्षेत्र का क्या है, विनिर्माण और उद्योग है। तीसरे का क्या है, सेवा क्षेत्र है। बैंकिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, तीसरे से है। मछली पकड़ना किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक में। उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है, तो सभी अपने अपने प्रकार में महत्वपूर्ण है, यानी उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कोई नहीं बता सकते, हम सभी महत्वपूर्ण है अपनी जगह। असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है, कार्य अनिश्चित होता है, कोई निश्चित कार्य नहीं होता इसमें, और सुरक्षा का भी क्या होता है, अभाव होता है, वो होता है असंगठित क्षेत्र की। यानी यहाँ काम करने के कोई निश्चित घंटे नहीं है, 10 घंटे भी काम करवाया जा सकता है, 5 भी करवाया जा सकता है, ज़्यादा काम हो तो 12 घंटे भी करवाया जा सकता है, और सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं होती, कोई निश्चित पेमेंट नहीं होता, कोई निश्चित सुविधाएं नहीं होती, उसको कहते हैं असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी का शोषण होने की संभावनाएं अधिक होती। संगठित क्षेत्र में कौन से, जैसे वेतन है, छुट्टी है, पेंशन है, ये सुविधाएं होती, निश्चित होती। बीमा कंपनी किस क्षेत्र में आती है, सेवा क्षेत्र में आती है। निजी क्षेत्र का मालिक कौन होता है, व्यक्ति होता है या निजी कंपनी होती है। कोई व्यक्ति के अंडर में जो सेक्टर चले उसको कहेंगे निजी क्षेत्र, व्यक्ति विशेष का जिस पे नियंत्रण हो, जैसे टाटा बिरला हो गए और अंडानी अंबानी हो गए, तो ये निजी मालिक हैं, ये अपनी कंपनियों के, सरकार नहीं है इनके मालिक, तो ये अपने अनुसार चलाएंगे, तो इसको कहेंगे निजी कंपनी। सार्वजनिक जनहित में काम करेगी, सरकार का उद्देश्य, सरकार का नियंत्रण होता है, तो इसका उद्देश्य भी क्या होता है, जनहित होता है। प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, खुद का लाभ कमाना होगा। निर्माण कार्य किस क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। रेलवे किस क्षेत्र का हिस्सा, सार्वजनिक क्षेत्र का है। संगठित क्षेत्र में कार्य समय क्या है, निश्चित होता है, और असंगठित में अनिश्चित। रोजगार की कमी का एक प्रमुख कारण क्या है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की कमी है संगठित क्षेत्रों में, तो इसलिए असंगठित क्षेत्र में लोग अधिक लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई न कोई तो रोजगार करना ही है ना। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा कहाँ अधिक होती है, संगठित क्षेत्र में। एक किसान किस क्षेत्र में काम करता है, प्राथमिक क्षेत्र में। किसान तो खेती में काम करता है, तो उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। स्कूल और कॉलेज किस क्षेत्र में आते हैं, तीसरे क्षेत्र में। जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से कम काम करता है तो उसे क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगार व्यक्ति। जब व्यक्ति काम करने की योग्य है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो उसे क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे, अव्यक्त बेरोजगारी। ऊर्जा, रक्षा, रेल ये किस क्षेत्र के उदाहरण हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। ऊर्जा हो गई, ऊर्जा पावर, रक्षा, रेल। अब हम शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय हमने देख लिया। संगठित असंगठित क्षेत्र में अंतर बताना है, ये भी मैंने समझा दिया। संगठित क्षेत्र में तय समय होता है, वेतन होता है, पेंशन होता है, सुरक्षा होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ये सब नहीं होता।
तृतीय क्षेत्र को कोई एक उदाहरण देना है, जैसे बैंक हो गया, बीमा कंपनी हो गई, परिवहन हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, ये तीसरे क्षेत्र के उदाहरण हैं। बेरोजगारी की बात हमने करी ली कि बेरोजगारी क्या होती है, जब व्यक्ति के पास योग्यता हो, काम करने का कौशल हो, लेकिन उसे काम नहीं मिले तो उसे क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे, और उसकी जो स्थिति है उसको कहेंगे बेरोजगारी। जब व्यक्ति पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा हो तो उस बेरोजगारी को क्या कहेंगे, अव्यक्त बेरोजगारी। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य यानी सरकारी जो सेक्टर है उसका लाभ कमाना नहीं होता, समाज की भलाई यानी जनहित में काम करना, जनता की का भला हो सके, इसीलिए सार्वजनिक सेक्टर होते हैं। और इसीलिए सरकारी जो जॉब है उस पर ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उसमें निश्चित वेतन, भत्ते, सुविधाएं ये सब सुनिश्चित होती हैं, जबकि निजी क्षेत्रों में ये सुनिश्चित नहीं होती। लॉन्ग आंसरों की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों की विशेषता बतानी, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वनों से जुड़े काम आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को पक्के माल से वस्तुएं बनाने के काम आते हैं। और तीसरे क्षेत्र में बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य आते हैं। और ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए तीनों क्षेत्रों का संतुलित होना जरूरी है। तीनों ही क्षेत्र एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, यानी अगर कच्चा माल नहीं होगा तो पक्का माल कहाँ से बनाएंगे, उद्योगों में काम कैसे होगा। और अगर पक्का माल बना लिया तो अगर उनका परिवहन नहीं होगा, बाजार तक पहुंचाएगा कौन, उनसे जो पैसे आए उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, जैसे बैंक मैनेजमेंट करते हैं, बाकी सेवाएं सुविधाएं कैसे होंगी। तो तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है, तभी एक अच्छी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है। संगठित असंगठित क्षेत्र में हमने देख ही लिया, और आप देख लें, इसको अच्छे से देख लें प्यारे विद्यार्थियों। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, बेरोजगारी को समझाने का प्रयास किया। और छुपी हुई बेरोजगारी कौन सी होती है, इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जैसे उत्पादन कम होता है और संसाधनों का नुकसान होता है। जैसे एक खेत में काम करने वाले 10 लोग और 5 ही लोगों का काम हो, 5 लोगों का काम और 5 ही लोगों का उत्पादन हो, 5 लोगों उत्पादन 5 लोग करेंगे तो भी उतना ही होगा, 10 कर रहे हैं तो भी उतना ही होगा। तो ये जो 10 लगे हुए हैं तो 5 तो ऐसे ही लग रहे हैं ना, छुपी हुई बेरोजगारी है। काम करते तो दिख रहे हैं लेकिन काम वो अपनी योग्यता के अनुसार नहीं कर रहे। तो बेरोजगारी को हमने देख ही लिया। बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और योग्यता रखे, उसके बावजूद भी उसे काम ना मिले। तो इसको मैंने समझाने का प्रयास किया उदाहरण से। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अर्ध शिक्षित। नेक्स्ट अपना चैप्टर है मुद्रा, साख, मनी और क्रेडिट। मनी पैसे, पैसे कागज के रूप में भी हो सकते हैं, सिक्के के रूप में भी हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुद्रा। और क्रेडिट, क्रेडिट होती है साख यानी इज्जत, एक प्रकार से वैल्यू। मनी एंड क्रेडिट अपना चैप्टर है, इसका सबसे पहले हम सारांश देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया, और तो शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें और दूसरों को पढ़ने में मदद करें। सबसे पहले हम अध्याय का सार देखेंगे। मुद्रा वह माध्यम है जिससे वस्तु और सेवाएं खरीदी और बेची जाती है। कहने का मतलब विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, वस्तु खरीदने और बेचने के काम में आने वाली जो वस्तु है उसको कहते हैं मुद्रा। पहले प्यारे विद्यार्थियों वस्तु विनिमय हुआ करता था। आप अपने दादा परदादा से पूछ सकते हैं कि पहले वस्तु के बदले वस्तु खरीदी जाती थी, यानी जब गेहूं खरीदनी होती तो उसके बदले में बाजरा दिया जाता था, या बाजरा खरीदना होता था तो गेहूं, या जूते खरीदने होते थे तो जूतों के बदले जूते या कोई दूसरी वस्तु। मनी इज द मीडियम थ्रू विच गुड्स एंड सर्विस, गुड्स मतलब वस्तुएं, सर्विस मतलब सेवाएं, आर एक्सचेंज खरीदी और बेचना, एक्सचेंज
मुद्रा के बिना व्यापार करना कठिन होता है। विदाउट मनी ट्रेड बिकम डिफिकल्ट। साख क्या है? वह सुविधा जिससे लोग या व्यवसाय उधार लेकर काम करते हैं। वह सुविधा जिससे लोग या व्यवसाय उधार लेकर कार्य करते हैं। जैसे बैंक है, उसी व्यक्ति को पैसे देता है जिसकी क्रेडिट है वो अच्छा हो, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, उसी को क्या देंगे? पैसे देंगे। यानी उधार दे देते हैं बैंक आसानी से। तो लोग उधार देते हैं, जिसकी वैल्यू है उस व्यक्ति को लोग जल्दी पैसे दे देते हैं और बिना कोई शर्त के भी दे देते हैं। लेकिन जो गरीब है उसको बिना शर्त के पैसे नहीं देते, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। उसका लोगों को लग रहा है कि किससे चुकाएगा, चुका नहीं पाएगा तो हमारे पैसे फंस जाएंगे। बैंक को भी ऐसा ही लगता है कि इसके पास और संसाधन है ही नहीं, इसका क्रेडिट स्कोर है ही नहीं, तो इसका मतलब उसको पैसे नहीं मिलते। क्रेडिट इज द फैसिलिटी that allow individual or business to borrow money to carry out activities। अच्छी साख में व्यक्ति और व्यवसाय आसानी से कर्ज ले सकते हैं। क्रेडिट समझ गए, मुद्रा भी समझ गए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। साख के कई स्रोत हैं। जैसे साख कौन कौन देता है? ऋण। साख मतलब जिसके आधार पर ऋण मिल जाए, क्रेडिट के आधार पर। साख देने के लिए जैसे कई स्रोत हैं। स्रोत मतलब वहां से लिया जा सके, यानी स्थान। जैसे बैंक है, निजी बैंक हो गए, सरकारी बैंक हो गए, पैसा उधारदाता हो गए, जैसे सेठ साहूकार हो गए, फ्रेंड हो गए, रिश्तेदार हो गए, सहकारी संस्थाएं हो गई। ये क्या करती हैं? साख के कई ये स्रोत है। साख है लेने और देने के नियम, ब्याज दरें और पुनर्भुगतान, ये महत्वपूर्ण होती है। बैंकों की भूमिका और साख के दुरुपयोग से बचाव पर भी हम चर्चा करेंगे कि बैंकों का जो रोल है वो क्या है और वो कैसे उसका दुरुपयोग है उससे बचाते हैं। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का काम करना, यानी विनिमय का माध्यम है मुद्रा। साख का अर्थ है उधार लेना या देना। बैंक से कर्ज लेने की क्या आवश्यकता होती है? अच्छी साख और आय का प्रमाण है। निजी व्यक्ति से उधार लेने वाले को क्या कहते हैं? साहूकार और पैसा उधारदाता कहते हैं। ब्याज दर क्या दर्शाती है? उधार लिए गए धन पर अतिरिक्त भुगतान। सहकारी बैंक किसके लिए होते हैं? किसान और छोटे व्यवसायियों के लिए होते हैं। सहकारी बैंक किसानों को आसानी से लोन दे देते हैं सहकारी बैंक, और छोटे व्यवसायी हैं, छोटे छोटे उद्योग चला रहे होते हैं, दुकान वगैरह छोटी छोटी की होती हैं, उनको भी दे देते हैं। मुद्रा के किन किन कार्य मुद्रा के बिना कौन सा कार्य मुश्किल है? वस्तु विनिमय। ब्याज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। साख के मुख्य स्रोत हमने देख ही ली, बैंक है, सहकारी संस्थाएं हैं, पैसा उधार देने वाले सेठ साहूकार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो हैं। बैंक द्वारा दिया गया कर्ज किस आधार पर तय होता है? ग्राहक की साख और आय पे। मुद्रा और साख में क्या अंतर है? मुद्रा व्यापार का माध्यम और साख उधार लेने की सुविधा है। मुद्रा तो क्या है? माध्यम है, और साख क्या है? सुविधा है उधार लेने की। जिसकी साख अच्छी होगी उसे आसानी से उधार मिल जाएगा। साख लेने के लिए क्या जरूरी है? ऋण वापस करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी के पास क्षमता नहीं है, क्रेडिट नहीं है, तो वो उधार उसको नहीं मिल पाएगा। बैंकों से कर्ज लेने का पर क्या मिलता है? निश्चित ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तें निश्चित होती हैं बैंकों की। साहूकार से उधार लेना क्यों जोखिम भरा होता है? क्योंकि उसकी जो ब्याज दर है वो अधिक होती है, इसलिए वहाँ जो ऋण लेने वाला है उसका शोषण अधिक होने की संभावना रहती है। सेठ साहूकार से या मित्र से, रिश्तेदार से, इसको अनौपचारिक स्रोत बोलते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत है, यानी बैंक है, सहकारी समितियां हैं, ये औपचारिक स्रोत में है। प्राइवेट जो भी चीजें हैं वो हैं अनौपचारिक। साख का दुरुपयोग, उधार लेते समय पर वापस न करना, उधार लेकर समय पे वापस न करना क्या है? साख का दुरुपयोग है। बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? धन संग्रह करना और ऋण का वितरण करना, धन जमा करना,
हम पैसे लेके जाते हैं बैंक में, तो बैंक क्या करते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं। और जब हमें ऋण की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, ऋण कहते हैं लोन को, लोन की जरूरत होती है तो बैंक हमें लोन भी दे देते हैं। साख किसी व्यक्ति या व्यवसाय जो पुनर्भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है, उधार लेकर खरीदारी करने का साधन है क्रेडिट कार्ड। भारत में बैंकों पे नियंत्रण कौन रखता है, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको बोलते हैं। बैंकों पे नियंत्रण कौन रखता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आर से रिजर्व, बी से बैंक, आई से इंडिया। तो बैंकों पे नियंत्रण सरकार भी आरबीआई के माध्यम से ही करती है, खुद नहीं करती। मुद्रा और साख में क्या अंतर है, हमने देख ही लिया। साख लेने के लिए क्या जरूरी है, ये भी देख लिया। बैंक और साहूकार में क्या अंतर है, वो भी देख लिया। और सहकारी बैंक कैसे सहायता प्रदान करते हैं, तो छोटे किसान हैं, उद्योग हैं, ग्रामीण लोग हैं जो कम ब्याज पे कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, उनको आसानी से दे देती हैं सहकारी बैंक। मुद्रा का अर्थ और महत्व, मुद्रा का अर्थ हमने देख ही लिया। महत्व, बैंक जो मुद्रा है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका अर्थव्यवस्था में। साख का अर्थ और उसके स्रोत, तो साख के स्रोत हमने देख ही ली, औपचारिक और अनौपचारिक। बैंक से कर्ज लेने की प्रक्रिया पे चर्चा करें। बैंक से कर्ज कैसे ले सकते हैं, बैंक से कर्ज लेने के लिए पहले ग्राहक को अपनी आय, संपत्ति और साख का प्रमाण देना पड़ता है कि जो बैंक से लोन ले रहा है उसके पास कितनी आय है, कितनी संपत्ति है, कितनी साख है, उसकी क्रेडिट क्या है। बैंक ऋण की योग्यता जांच करता है और ब्याज दर निर्धारित करता है। कर्ज लेने वाले को समय पे कर्ज वापस करने की गारंटी लेनी पड़ती है। इससे बैंक को विश्वास रहता है कि वित्तीय सुरक्षा है। साख के दुरुपयोग और परिणाम के समाधान क्या है, तो साख का दुरुपयोग क्या है, उधार लेकर उसको चुकाते नहीं तो वो दुरुपयोग हो सकता है। समाधान क्या है, तो समाधान के लिए कर्ज लेने वाले पहले योग्यता की जांच करनी चाहिए। बैंक करते हैं ना, वो ही तो करते हैं। उसकी क्रेडिट क्या है, वो कैसे भुगतान कर पाएगा, पुनर्भुगतान के नियम कड़ाई से लागू करना और वित्तीय शिक्षा देना, लोगों को वित्तीय जागरूकता। सहकारी संस्थाओं की भूमिका क्या है, तो सहकारी संस्थाएं जो छोटे ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनको कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा देते हैं ताकि वे पारंपरिक साहूकारों की जगह सहकारी बैंकों से ऋण लेके आसानी से काम कर सके। क्योंकि जो सेठ साहूकारों से लेंगे और जो अनौपचारिक स्रोत हैं उनसे लेंगे, रिश्तेदारों से लेंगे, तो ब्याज दर ज्यादा लगाएंगे, तो वहाँ शोषण होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए सहकारी जो संस्थाएं हैं वो किसानों की मदद कर देते हैं। ऋण किसे कहते हैं, ऋण वह राशि है जो व्यक्ति या संस्था से निश्चित अवधि के लिए ब्याज पर उधार ली जाती है। याद हो गए। चेक क्या है, चेक तो देखा होगा ना, चेक कैसे बढ़ते हैं। तो चेक एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से बैंक को आदेश दिया जाता है कि वह किसी व्यक्ति जो कि जारी करने वाला है संस्था को एक निश्चित राशि का क्या करे, भुगतान करे। तो चेक एक लिखित दस्तावेज है। चेक की परिभाषा, चेक एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा खाता धारक बैंक को आदेश देता है कि वह चेक में लिखी हुई राशि एक विशेष व्यक्ति को भुगतान करे। तो इस चेक की मुख्य हिस्से कौन से होते हैं, चेक संख्या लिखी होती है ऊपरी ऊपर, यूनिक नंबर होते हैं चेक संख्या के। तारीख लिखी होती है, प्राप्तकर्ता वाले का नाम लिखा होता है, फिर राशि लिखी होती है अंकों में और शब्दों में, फिर खाता धारक के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो 5 पार्ट होते हैं किसमें, चेक में। तो ये अच्छे से याद करना है हमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। चेक कितने प्रकार के हो सकते हैं, बैरर चेक, अदर चेक और क्रॉस्ड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। भविष्य की तारीख में कभी भुगतान करना हो तो उसको कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक। बैंक कैसे काम करते हैं, तो बैंक की जो कार्य प्रणाली है वो क्या है, तो बैंक लोगों से पैसे जमा करता है और जरूरतमंदों को क्या दे देता है, लोन दे देता है। फिर यह जमा और ऋण पर ब्याज लेकर भुगतान कमाता है। बैंक की कार्यप्रणाली, हाउ बैंक वर्क, जमा करना यानी डिपॉजिट करना और पैसा
जो अपना पैसा है, लोग अपना पैसा बचत करके चालू अवधि जमा खाते में जमा करा देते हैं, ऋण ले लेते हैं। फिर बैंक क्या करता है, लोगों को, व्यापारियों को, किसानों को ब्याज और पैसे उधार देता है। लेन देन सेवाएं जैसे एटीएम के माध्यम से, चेक के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, ये काम भी बैंक ही करता है। और पर कमाना, बैंक जमा पर कम ब्याज देता है और ऋण पर अधिक ब्याज वसूल करता है। रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है बैंकों पे। ऋण के प्रमुख स्रोत, औपचारिक स्रोत, ये आ गए अपने, ये अच्छे से याद करने। औपचारिक स्रोत कौन से हैं? बैंक है, सहकारी समितियां हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और सरकारी जो वित्तीय संस्थाएं, नाबार्ड है, सिफडी है, ये हैं। अनौपचारिक स्रोत, इनफॉर्मल रिसोर्स कौन से हैं? जैसे महाजन है, और रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, ब्याज पर पैसा कमाने वाले लोग हैं। तो दो औपचारिक स्रोतों के नाम लिखने तो आप लिख सकते हो आराम से। बैंक, सहकारी समितियां अनौपचारिक में भी लिख सकते हो। महाजन है, साहूकार है। भारत में किस वर्ग को ऋण की सबसे अधिक जरूरत होती है? किसान और गरीब को ही ज्यादा होती है। औपचारिक ऋण स्रोत के दो लाभ बताने, तो इसकी जो शर्त है, ब्याज दर है, वो निश्चित होती है और ऋण की शर्तें स्पष्ट होती हैं। अनौपचारिक स्रोत है, वह हानिकारक क्यों है? क्योंकि इसमें ब्याज अधिक वसूला जाता है, इसलिए कई लोगों का यहाँ शोषण होने की संभावना अधिक होती है, शोषण के शिकार हो सकते हैं। ऋण के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, ये आपने देख ही लिया। क्यों जरूरी है कि गरीबों को औपचारिक स्रोतों से ही ऋण मिले, ताकि गरीब का शोषण ना हो सके? बिल्कुल सही है। आर्थिक असमानता भी कम रहे, क्योंकि जब वो ज़्यादा ब्याज पे पैसे लेगा निजी या अनौपचारिक स्रोतों से, तो फिर उसके पैसे हैं वो तो अधिकांश पैसे उसी में चले जाएंगे, उसका कोई आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। स्वयं सहायता समूह क्या है? भारत में एक छोटी समूह व्यवस्था होती है, जिसमें आमतौर पर 15 से 20 महिलाओं का होता है विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको बोलते हैं SHG शॉर्ट में। सेल्फ मतलब खुद सहायता कर लें, खुद छोटी छोटी बचत करके 15-20 महिलाएं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। फिर अपने ही स्तर पे ये अपनी जो जितने भी महिलाएं होती हैं उनका आपस में सहयोग करती हैं और उनको आसानी से छोटी छोटी बचत जमा करके जिसको भी जरूरत होती है तो उसको लोन उपलब्ध करा देते हैं कम कीमत में, कम ब्याज दर पे। कहने का मतलब स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? तो ये स्वैच्छिक संगठन होती है, जिसमें एक ही आर्थिक, सामाजिक और पृष्ठभूमि की जो महिलाएं हैं आपस में मिली होती हैं और छोटी छोटी रकम है वो जमा करके जरूरतमंद महिलाओं को उधार दे देती हैं। और ये समूह आमतौर पर महिलाओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इनकी विशेषता देख लें आप, SHG कैसे काम करता है। छोटी छोटी बचत है, उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं, ब्याज दर खुद तय करती, कम ब्याज दर रखती हैं अपनी। सदस्यों को ऋण के रूप में दिया जाता है, रजिस्टर मेंटेन कर होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है, बैंक से जुड़ाव होता है इनका। फिर बैंक भी धीरे धीरे इनकी क्रेडिट जो वैलिडिटी है उसके अकॉर्डिंग बैंक भी इनका सहयोग करना शुरू कर देता है। तो ये थी स्वयं सहायता समूह। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है उपभोक्ता अधिकार। रिवीजन फैक्ट भी हैं अपने, जैसे इसमें रिवीजन फैक्ट है, ये आप आसानी से एक जगह याद कर सकते हैं। उपभोक्ता आंदोलन और उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम इस PDF का उपयोग करेंगे तो आप क्या हो? कस्टमर हो, उपभोक्ता हो। समझ गए? कस्टमर शब्द है, कई बार इंग्लिश के शब्द बहुत सही लगते हैं। तो कस्टमर कौन है? वस्तु का उपभोग करने वाला। हम जब मार्केट में जाते हैं तो कौन कौन से शोषण के शिकार हो सकते हैं और हमारे अधिकार कौन से हैं? फिर ये चैप्टर इसी पे बात करेगा। बाजार में उपभोक्ता की क्या भूमिका है? हमें अपनी रसीद लेनी चाहिए, जो भी सामान खरीद रहे हैं उसकी रसीद लेनी चाहिए, उसकी डेट ऑफ तो नहीं है वो देखना चाहिए। उपभोक्ता को होने वाला शोषण क्या है?
उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उपभोक्ता के अधिकार कौन से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसको कहते हैं कोपरा, COPRA, ये क्या है, ये इस चैप्टर में। फिर उपभोक्ता जागरूकता का महत्व क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उपभोक्ता क्या है, ये तो देख ही लिया। उपभोक्ता का कैसे शोषण हो सकता है, ये प्रश्नों के माध्यम से ही देखेंगे। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई, तो उपभोक्ता को उसके अधिकारों से अवगत कराने के लिए उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा, COPRA कब लागू हुआ, 1986 में। उपभोक्ता अदालत सबसे नीचे की इकाई कौन सी होती है, उपभोक्ता अदालत 3 होती, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की। तो सबसे निचली अदालत कौन सी हुई फिर, जिला फॉर्म, जिला अदालत। ISI मार्क का है वो कौन सी चीजों पे लगा होता है, इलेक्ट्रिक का जो सामान होता है उस पे ये मार्का होता है, आप देख लेना इलेक्ट्रिक सामानों पे। एग मार्क का जो निशान है उस पे किसका होता है, जो भी कृषि उत्पाद हैं या खाने की जो वस्तुएं हैं उन पे एग मार्क का निशान होता है। ये इनका प्रमाणीकरण का चिन्ह होता है, यानी ये चीजें क्वालिटी में अच्छी हैं। ये मार्क निशान होने का मतलब क्वालिटी इनकी अच्छी है। उपभोक्ता को किन किन तरीकों से शोषित किया जा सकता है, उपभोक्ता का शोषण क्या हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है, तो नकली और घटिया वस्तुएं बेचकर दुकानदार कर सकता है, अधिक कीमत वसूल करके भी कर सकता है, नाप तोल में गड़बड़ी करके भी कर सकता है, गारंटी और वारंटी न देकर भी कर सकता है। कोपरा क्या है, कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो 1986 में पारित हुआ। इसके उद्देश्य हैं उपभोक्ता को जागरूक करना, क्या करना, उपभोक्ता यानी जो वस्तु खरीद रहा है उसको जागरूक करना और उसके साथ न्याय करना। उपभोक्ता अदालतें कितने प्रकार की, 3 प्रकार की हैं। जिला स्तर पे 20 लाख तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला है तो राज्य अदालत में। 20 लाख तक का मामला कहाँ जाएगा, जिला स्तर पे। और 20 लाख से 1 करोड़ तक का अगर मामला है तो वो कहाँ जाएगा, राज्य अदालत में। और फिर 1 करोड़ से ऊपर का जो मामला है वो चला जाएगा राष्ट्रीय स्तर पे। उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी और कौन से अधिकार हैं ये, तो अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए। बाजार में उपभोक्ता अक्सर ठगा जाता है, जैसे नकली सामान को बेच दिया जाता है, नाप तोल में धोखा कर दिया जाता है, गलत जानकारी दे दी जाती है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। अधिकार कितने हैं देखो, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, पसंद का अधिकार जिसको बोलते हैं चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार यानी क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये अधिकार है, इनको अच्छे से याद करना है। उपभोक्ता इन अधिकारों का उपयोग करके अपनी रक्षा कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है कोपरा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नाम क्या है, कोपरा, COPRA। अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर भी आपको अच्छे से याद हो गया। तो सभी चैप्टर हैं मैंने एक एक करके सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री में PDF है, फ्री में डाउनलोड कर लें, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला। मुझे उम्मीद है कि मेरा किया गया सहयोग आपको पसंद आया होगा। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।